नमस्कार साथियों, आज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स थिंक काउंसिल के इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से हम जानेंगे कि कोरोना महामारी के बीच भारत के पास इस नकारात्मकता के बीच में वो कौन से सकारात्मक पहलू हैं जिन पर भारत अगर ध्यान देता है तो इस नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ला सकता है। चूँकि भारत लॉकडाउन के चौथे चरण में जा चुका है, फैक्ट्रियाँ अभी भी काफ़ी हद तक बंद हैं, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंचने की कगार पर आ चुकी है। और ये स्थिति सिर्फ भारत की नहीं है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में अभी तक यह कोरोना महामारी लगभग 200 देशों की सीमाओं को पार कर चुकी है और 50 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है। अगर हम बात करें डेवलप्ड नेशंस की, उसमें विकसित देशों की बात करते हैं तो अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देश भी अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। अगर हम उनकी तुलना में भारत को देखते हैं तो हम देखेंगे कि इतनी बड़ी जनसंख्या और हमारे साथ जो वल्नरेबिलिटी थी उसके अनुसार हमने भारत में काफ़ी हद तक कोरोना को अभी तक नियंत्रित रखा है। हालांकि पिछले 15 दिनों में कोरोना के केसेस भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक वो अन्य देशों की अपेक्षा में अच्छा काम कर रहा है। चूँकि लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है और ये स्थिति भारत की नहीं पूरे विश्व की लगभग है। ऐसी स्थिति में IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है कि विश्व एक आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में सिर्फ भारत और चाइना, ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो मंदी के दौर में नहीं जाएंगी। इनके अलावा उनका अनुमान है कि विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर से गुजरने वाली हैं। इसका मतलब है कि यह जो कोरोना का संकट अभी चल रहा है, जो चुनौतियां सामने हमारे रख रहा है, वो तो है ही हैं। आने वाला समय भी विश्व के लिए आसान होने वाला नहीं है और भारत के लिए तो ये विषय और कठिन हो जाता है, क्योंकि भारत की तैयारियां अगर हम देखें, उसका जो सामाजिक विकास स्तर है वो अन्य देशों की अपेक्षा, अन्य देशों का अर्थ है विकसित देशों की अपेक्षा, बहुत पीछे है। और ऐसी स्थिति में भारत को यह अवसर मिला है कि वह कैसे अपने सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है। इसी दौरान हमने अपने कुछ विशेषज्ञों से बात की और हमने देखा कि ऐसे कौन से पहलू हो सकते हैं जिनको अगर भारत सरकार या राज्य सरकारें ध्यान दें तो इस लॉकडाउन में, इस मंदी के दौर में भी अगर उस पर विशेष केंद्र स्थापित किया जाए तो कैसे उनसे हम सकारात्मकता ला सकते हैं। इसी दौरान सबसे पहला मुद्दा निकल के आता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। कोरोना महामारी ने पूरे भारत में अपना वर्चस्व बनाया है, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि अभी भी वो ग्रामीण अंचल से थोड़ा दूरी बनाए हुए हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के केसेस की संख्या बेहद कम है। ऐसी स्थिति में भारत अपने ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर विशेष बल दे सकता है। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शहरों में फैक्ट्रियों के बंद होने के कारण अब भारी मात्रा में कर्मचारियों को, वर्कर्स को अपने शहरों को छोड़ करके वापस अपने घर की तरफ आना पड़ता है, जिसे अंग्रेज़ी में हम रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। और ऐसी स्थिति में वो बहुत दिनों तक अपने घर पर खाली बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा बचत नहीं होती है। तो आज नहीं तो कल उन्हें रोज़गार के अवसर आपको देने ही होंगे, नहीं तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार को अपने ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, मत्स्य पालन में हो या पशुपालन क्षेत्र में हो। ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करके वो इन्हें एक तरफ रोज़गार उपलब्ध करा सकती है और दूसरी तरफ अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो कि शहर के मुकाबले आज भी बेहद कमज़ोर है, उसे भी मजबूत बना सकती है। क्योंकि आज भी इस पर ध्यान देना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत की आबादी आज भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और महात्मा गांधी का तो कहना था कि भारत गांव में बसता है। अगर महात्मा गांधी के विचारों को भी हम मानें तो ग्रामीण सुदृढ़ीकरण हमारे लिए एक प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा विषय जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो है इंटरनेशनल डिपेंडेंस को कम करना।
हम आज भी अपने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आवश्यकताओं के लिए विदेशी शक्तियों के ऊपर निर्भर हैं। हम विशेष तौर पे बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बारे में। भारत को आज भी ज़्यादातर चीज़ें विदेशों से अपने यहाँ आयात करके मंगानी पड़ती हैं हमारी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए। एक क्षेत्र तो वो होता है जहाँ पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है आयात करने के अलावा, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, तो हमारे पास वो संसाधन नहीं उपलब्ध हैं, तो वो हमारी मजबूरी बनती है कि हमें उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से आयात करने की आवश्यकता है। लेकिन जो ऐसे उत्पाद हैं जिनको हमारे भारत में बनाया जा सकता है, ऐसे उत्पादों को हम पिछले सालों से दशकों से विदेशों से आयात करते जा रहे हैं। लेकिन अब समय आ चुका है, इस वैश्विक मंदी ने दिखा दिया है कि कैसे सप्लाई चेन टूटने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था धड़ाम हो सकती है। हमने पिछले 2 महीने में देखा है कि आखिरकार जब भारत कठिनाई के दौर में आया तो उस समय किसी विदेशी शक्ति ने भारत का साथ नहीं दिया, बल्कि हमारे भारत के जो लोकल व्यापारी थे उन्होंने ही भारत का साथ दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि अब हम लोकल के लिए वोकल हों और वोकल से उसे ग्लोबल बनाएं। तो ये एक अच्छी मुहिम है। इस मुहिम को अगर बातों से उतार करके उसे अमली जामा पहनाया जाए तो शायद भारत के लिए ये एक अच्छा अवसर हो सकता है। इसके अलावा एक चिंता का विषय ये है कि 2018-19 के सांख्यिकी मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल काम करने वाली जो जनसंख्या है उसका 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्रों में है। इसमें वो भी एक बड़ा हिस्सा आता है जो संगठित क्षेत्र में होने के बावजूद किसी भी सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स के बाहर होता है। मतलब इस 90% हिस्से में बहुत सारे फॉर्मल सेक्टर के वो लोग आते हैं जिनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं। तो जिस देश की आबादी जो काम करने वाली आबादी है उसका 90% हिस्सा अगर मेन सेक्टर से बाहर है तो आप सोच सकते हैं कि उस देश की स्थिति कैसी होगी। अब ये समय है कि हम कैसे इस असंगठित क्षेत्र में रह रहे लोगों को अपने अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाएं, ताकि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं यह उन तक पहुंचाई जा सके। हमने इस लॉकडाउन के दौरान देखा है कि ऐसे बहुत सारे प्रवासी मजदूर थे, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हमारे भारत के नागरिक थे जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला और उन्हें अपने घरों को छोड़ करके शहरों से गांव की तरफ पैदल, साइकिल पे, रिक्शे पे या ठेले पे जाना पड़ा, क्योंकि उनकी दलीलें थी कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई योजनाएं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। और लाभ ना मिलने के पीछे बड़ा कारण है कि वो अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में कभी आ ही नहीं पाए। तो सरकार को उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए भी विशेष काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये हमारे लिए एक विशेष अवसर लेके आया है कि जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हम ध्यान दे करके उन्हें और गति दे सकते हैं, और जो सालों से या दशकों से हमारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उन्हें हम इस लॉकडाउन के दौरान पूरा कर सकते हैं। मैंने रुके हुए प्रोजेक्ट्स के बारे में इसलिए कहा क्योंकि ऐसे बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे रोड्स के प्रोजेक्ट हैं या डैम्स के प्रोजेक्ट हैं जो आम दिनों में जनता के आवागमन की वजह से बहुत तेज़ी से काम नहीं कर पाते हैं। ये एक अवसर है जब लोग अपने घरों में बंद हैं, स्टे एट होम का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन अपने चरम पे चल रहा है। ऐसी समय में सरकार इस समय का इस्तेमाल करके अपने दशकों पुराने प्रोजेक्ट जो कि आज अटके हुए हैं उनको पूरा कर सकता है। रेलवे ने इसके लिए मुहिम चालू भी कर दी है और इसके लिए रेल मंत्री को मैं बधाई भी देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से अन्य मंत्रालय के लोग भी आगे आएंगे और अपने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को इस लॉकडाउन के दौरान पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमने सुना कि चाइना के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से जो उसने कोरोना वायरस की जानकारी को छुपा कर दिखाया, इससे बहुत सारी विदेशी कंपनियां आहत हैं और वो अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने प्लांट्स को चाइना से बाहर शिफ्ट करना चाहती हैं। जापान और अमेरिका ने इसके लिए भारी भरकम पैकेज भी जारी किया है कि वहाँ से वो कंपनियां जो हैं वहाँ से शिफ्ट करके अन्य देशों में विकल्प देखें। भारत उनके लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन पॉइंट है। वो इसलिए है क्योंकि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी एक लाभ है, एक रेडीमेड मार्केट तैयार है। भारत के पास 130 करोड़ की जनसंख्या, तो उन्हें डिमांड के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है।
चीप लेबर, सस्ते दरों पर उन्हें लेबर की उपलब्धता बहुत आसानी से हो सकती है। इन दोनों कारण से और इसके अतिरिक्त एक कारण और ईज़ ऑफ डूइंग में भारत ने पिछले 4 सालों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आज भारत की संख्या 60s में आई जाती है और पिछले 4 सालों में भारत के इस रैंकिंग में सुधार बताती है कि भारत में अब धीरे धीरे व्यापार के लिए कितने सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार अपने लैंड रिफॉर्म्स करके, टैक्सेशन रिफॉर्म्स करके और इसके साथ साथ लेबर रिफॉर्म्स करके अब ऐसी कंपनियों को भारत में आकर्षित कर सकती है। इसके अलावा चाइना ने अपने आप को इस विश्व में फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के रूप में जागृत किया है। अब समय है कि भारत को अपनी शक्तियों को समझने का। भारत आज विश्व में सबसे ज़्यादा जेनरिक दवाओं का एक्सपोर्ट करने वाला देश है। अब भारत को आवश्यकता है कि अपने इस ताकत को और पहचाने और इसकी मूलभूत सुविधाओं को और सुदृढ़ करके वो अपने आप को एक फैक्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के तौर पर उभारे। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस कठिन दौर में भारत ने 120 देशों को हाइड्रोक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की सप्लाई की है। इस कठिन दौर में भी भारत ने जो सहयोग की भावना पूरे विश्व के लिए दिखाई, वो आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए एक मिसाल का काम करेगी। इसके अलावा भारत यूनाइटेड नेशंस में अपनी सीट के लिए भी अपनी दावेदारी और मजबूत कर सकता है। भारत ने पिछले 10 सालों से लगातार प्रयास किया है कि उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिले और कुल 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक चाइना को छोड़कर बाकी चारों देश भारत के समर्थन में हैं। अब जब भारत ऐसी वैश्विक त्रासदी के दौर में एक सकारात्मक पहलू लेकर के विश्व के लिए उभर रहा है और चाइना संदेह के घेरे में है, तो ऐसी स्थिति में भारत अपनी कूटनीतिक के माध्यम से अन्य देशों को अपने विश्वास में लेकर के चाइना के ऊपर अतिरिक्त दबाव बना सकता है, जिससे चाइना बार बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के रास्ते को जो रोकने की उसकी एक आदत है उसको रोके और भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनाया सके। सरकार लगातार कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रयास कर रही है। हमें और आपको भी ऐसे दौर में सरकार का समर्थन करना चाहिए और जो भी एक इंडिविजुअल के तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे जो भी मदद हम ऐसे समय में किसी की भी कर सकते हैं, हमें उसको करना होगा और एक विश्वास रखना होगा कि हम लड़ेंगे भी और हम जीतेंगे भी। जय हिंद।